हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री टाउन में आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज़ सिर्फ 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टर्म 2 का एग्ज़ाम देना है। यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ उस सिलेबस को एक बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे जो कि अभी CBSE के टर्म 2 एग्ज़ाम में आने वाला है। इस सीरीज़ में हम जितने टॉपिक भी डिस्कस करेंगे उनका लेवल सिर्फ NCERT बेस होगा। सिर्फ उतने लेवल पर हम इन बातों को सीखेंगे जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी लेफ़्ट राइट की कोई बात नहीं करनी, किसी भी तरह के अपर लेवल पर नहीं जाना। सिर्फ हमारी टेक्स्ट बुक, हमारी NCERT बुक जितना कुछ हमें अलाउ करती है, सिर्फ उतनी बातें यहाँ हम टर्म 2 के रेफरेंस में समझेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। इवन यहाँ पर हम सिर्फ सिलेबस का वो पार्ट कवर करेंगे जो पार्ट CBSE की तरफ से हमें प्रेस्क्राइब किया गया है। दैट मीन्स होल चैप्टर ना पढ़कर सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो टर्म 2 में आने वाले हैं उन्हीं को बेस बनाकर यहाँ पर हम वीडियो लेकर आए हैं। तो एक एक टॉपिक हम चैप्टर वाइज इसमें कंप्लीट करते चलेंगे। चैप्टर्स की एक सीरीज़ बनती चली जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से हम यहाँ चैप्टर्स को कवर करेंगे, अगर आपने कंटिन्यूसली सभी वीडियोस को देखा, उनको अच्छे से समझा, तो नो डाउट आप फुल मार्क्स अपने CBSE एग्ज़ाम में अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ करता है। हालांकि अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से शिकायत सुनने को मिलती है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स जनरली हम उन चीज़ों को मानते हैं जिनको समझने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं उनको हम कहते हैं बड़ी सिंपल है। जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको कहते हैं हम ये कॉम्प्लेक्स है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नेम ही होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो याद रखिएगा, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़रूर कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, बेहद आसान है, बस सिस्टम से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज जो हम सिस्टम फॉलो करेंगे, अगर उसके थ्रू आपने इस चैप्टर को समझने की कोशिश की तो नो डाउट आपको ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, आपको ये इजी नहीं बल्कि ईजीएस्ट फील होगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना बहुत प्यारा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें सीखनी ज़रूरी हैं। मैं एक एक करके उन चीज़ों से आपको रूबरू कराता हूँ। तो यहाँ मैं एक सबसे पहले जो बात बताने जा रहा हूँ, एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड बट नेचुरल है, नाम से ही पता लग रहा है एडिशन कंपाउंड। दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कुछ एडिशन हुआ है। तो याद रखिएगा, एडिशन कंपाउंड्स जो होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना वो एडिशन कंपाउंड का ही एक पर्टिकुलर टाइप है। तो बेसिकली एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं उनको अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। नाम से ही पता लग रहा है। सपोज कीजिए दो इंडिविजुअल कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं जिनका सेल्फ एग्जिस्टेंस होता है। याद रखिए क्या पुकार रहा हूं मैं, ऐसे कंपाउंड जिनका सेल्फ एग्जिस्टेंस होता है, लाइक NiCl2 इसका सेल्फ एग्जिस्टेंस है, लाइक अमोनिया इसका सेल्फ एग्जिस्टेंस है। तो अगर सेल्फ एग्जिस्टेंस रखने वाले कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, उनका एडिशन हो जाता है, तो उनके एडिशन से किसी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उनके एडिशन से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो वो कंपाउंड कहलाता है एडिशन कंपाउंड। देखिए दूसरा एग्जांपल, पोटेशियम सल्फेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इसका हुआ करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इसका हुआ करता है, वाटर मॉलिक्यूल वाटर का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखने वाले मींस स्टेबल कंपाउंड अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और फिर उनके कॉम्बिनेशन से कोई नया कंपाउंड बनता है तो वो कंपाउंड कहलाता है एडिशन कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक एडिशन कंपाउंड है और यहाँ पर देखिए ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। अब
एडिशन कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर टू पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को नाम दिया गया डबल सॉल्ट, दूसरे को नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारी एनसीईआरटी बुक में पहले ही पेज पर ये टॉपिक मौजूद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छी बातें निकल कर आएंगी जो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सीखिएगा। देखिए, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो चाहे डबल सॉल्ट हो, दोनों एक ही रूट से निकले हुए, दैट मीन्स दोनों के दोनों एडिशन कंपाउंड हैं। दोनों का फॉर्मेशन ऐसे कंपाउंड्स के मिलने से हुआ है जो कंपाउंड अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखते हैं, दैट मीन्स जो पहले से स्टेबल होते हैं। ये भी पहले से स्टेबल हैं, ये बना लिया, ये सब अपना अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ये बन गया। शायद आपको पता हो इस कंपाउंड को हम एलम कहा करते हैं, इस कंपाउंड को हम एलम कहा करते हैं। एलम समझते हैं ना आप लोग, फिटकरी इसको बोलते हैं। पुराने दौर में वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आया करता था। सरफेस केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। खैर, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि ये भी एडिशन कंपाउंड है, ये भी एडिशन कंपाउंड है। तो इन एडिशन कंपाउंड को एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाए, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई एडिशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में जा रहा है या वो डबल सॉल्ट है। तो इनके फर्क मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता चलूं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एलम ये हमारे पास मौजूद है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हमारे पास मौजूद है। दोनों का सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस होता है, दैट मीन्स स्टेबल होते हैं सॉलिड स्टेट में। एलम भी आपने देखा होगा, या आपने कॉपर सल्फेट ज़रूर देखा होगा। कॉपर सल्फेट जिसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, वो भी एक कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड है दरअसल। अब यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ, सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक कंपाउंड है, सब लोग जानते हैं, टेबल सॉल्ट, नमक जिसे हम कहते हैं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताइए इसमें कैटायन कौन है और एनायन कौन है, तो आप फौरन से मुझे जवाब दे देंगे कि सर इस तरह का कुछ होता है। पॉजिटिव आयन इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन जो है इसमें नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं सिंपल आयोनिक कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड की कैटेगरी क्या बनी, सिंपल आयोनिक कंपाउंड। अब याद कीजिए, अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, आयोनिक कंपाउंड है एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसका आयोनाइजेशन होगा और ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा और ये एक्वस फॉर्म में आयन्स हमें मिल जाएंगे। अब अगर हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है जिसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, उससे अगर हम इनके आयन्स का टेस्ट करें तो ऑब्वियसली सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों अपना अपना पॉजिटिव टेस्ट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो फ्री फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो सिंपल आयोनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टीज़ हो गई कि सिंपल आयोनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं और आफ्टर डिसॉल्विंग वो अपना पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, या हम कह लें कि उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो ब्रेकअप हो जाते हैं जिनसे मिलकर बने हैं, और उन सभी आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं जो आयंस उसके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी मैंने बोली, ये तीनों प्रॉपर्टी हमने किस पर अप्लाई की? सोडियम क्लोराइड पर, दैट मीन्स सिंपल आयोनिक कंपाउंड पर। तो जो भी कंपाउंड इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा उस कंपाउंड को हम कहेंगे सिंपल आयोनिक कंपाउंड, चाहे उसका स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो।
तो याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने के लिए उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का पाया जाना शर्त है। अगर कोई कंपाउंड उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। और अगर कोई कंपाउंड हमारे पास ऐसा प्रेजेंट है जो दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लगता हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज इस तरह की हो जो अभी मैंने डिस्कस की हैं, तो चाहे वो कॉम्प्लिकेशन दिखाता हो स्ट्रक्चर वाइज लेकिन वो कहलाएगा आयोनिक कंपाउंड, मींस सिंपल आयोनिक कंपाउंड। उसको हम कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं कहेंगे। तो देखिए, हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व है, उन आयंस में टूट जाता है जिनसे मिलकर बनता है और उन सभी आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देता है जो आयंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को हम इन दोनों कंपाउंड्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास एलम है जिसको हम फिटकरी कहते हैं। हमारे पास एलम है, आपको पता है पुराने दौर में, आप अपनी दादी दादा से पूछिएगा, पुराने दौर में जो पानी कुछ घरों में गंदा आ जाया करता था उसको साफ़ करने के लिए एक एलम का पीस लेते थे, उसको कपड़े में बांध के पानी के बर्तन में डाल देते थे। थोड़ी देर बाद सारी गंदगी सेटल डाउन हो जाती थी, फिर उस साफ़ पानी को छान लिया जाता था। दैट मीन्स एलम जो होता है ना, ये भी वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। एलम भी वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। तो देखिए, ये एलम हमने लिखा, ये बना कैसे था? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वाले कंपाउंड थे, ये कंबाइन हुए, इस तरह का कंपाउंड बना। जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये वाटर में डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के बाद ये आयोनाइज हो गया, और आयोनाइज होकर इसने क्या किया? देखिए, आपको पता है अकेला पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इससे क्या मिलेगा? हमें पोटेशियम आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट जब ब्रेक डाउन होगा तो एल्यूमिनियम आयन, मतलब एल्यूमिनियम +3 एंड सल्फेट SO4-2 मिलेगा। तो अगर ओवरऑल हम एलम को डिसॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर 2 पोटेशियम आयन है, 2 एल्यूमिनियम आयन है, एंड 3 एंड 4 सल्फेट आयन है। तो एलम का जो एक्वस सॉल्यूशन है, उस एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन प्रेजेंट होंगे इतने नंबर्स में। अब ऑब्वियसली ये तीनों आयन इसके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन जो है एलम का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इन तीनों आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा, पोटेशियम आयन का, एल्यूमिनियम आयन का एंड सल्फेट आयन का, क्योंकि ये आयंस इसके एक्वस सॉल्यूशन में फ्री फॉर्म में मौजूद हैं। तो जब हम जो भी इसका एक सिस्टम होता है टेस्ट करने का, वो आप प्रैक्टिकल्स में करते भी हैं दरअसल, तो ये तीनों आयंस का पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। अब सुनिए, जिस तरह से NaCl जो सेल्फ एग्जिस्टेंस रखता है कि स्टेबल कंपाउंड होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देता है। वो डिसॉल्व होने के बाद हमें नज़र नहीं आता, दैट मीन्स उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। इसी तरह से एलम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी रखता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये पानी में एलम जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद इसकी आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है, अब हमें ये नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से बात देखिएगा। दरअसल यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक दूसरी तरफ, ये हमारे पास सेल्फ एग्जिस्टेंस वाला, दैट मीन्स एक स्टेबल कंपाउंड है निकल क्लोराइड, एक स्टेबल कंपाउंड है अमोनिया। जब 2 स्टेबल कंपाउंड एक दूसरे से कंबाइन हुए और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना लिया, जनरलाइज हमने किया कि इस प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं एडिशन कंपाउंड। लेकिन जब हमने इस कंपाउंड को देखा और जब हमने देखा कि इसका एक सेल्फ एग्जिस्टेंस है, ये अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है इन सॉलिड स्टेट, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला वो रिजल्ट ये आपके सामने मौजूद है। तो देखिए, आफ्टर डिसॉल्विंग इसका भी आयोनाइजेशन हुआ, इनका भी आयोनाइजेशन हो रहा है, ये भी आयोनाइज हो रहे हैं, लेकिन ये आयोनाइज होकर उन्हीं कंपोनेंट में ब्रेक हो गए थे जिन कंपोनेंट से मिलकर ये बने थे। इंपॉर्टेंट चीज, ये उन्हीं कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गए थे जिन कंपोनेंट से
मिलकर बने थे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इसका फॉर्मेशन हो रहा है NiCl2 और अमोनिया के साथ, लेकिन वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जब इनका आयोनाइजेशन हो रहा है तो ये उन कंपोनेंट्स में नहीं ब्रेक हो रहे हैं जिनसे मिलकर बने। देखिए ना तो यहाँ पर NiCl2 बना, ना ही यहाँ पर अमोनिया बना, ये कुछ और है और उधर क्लोराइड आयन हमें मिल गया। तो ये एक फर्क इन दोनों में आ गया। वाटर में डिसॉल्व ये भी हुआ, वाटर में डिसॉल्व ये भी हुआ, लेकिन वाटर में डिसॉल्व होने के बाद इसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर दिया। यहां देखें आपको ये ब्रैकेट यहाँ नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट को साइंटिफिकली क्या पुकारते हैं अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये सॉलिड स्टेट में भी ये ब्रैकेट है और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद भी ये ब्रैकेट है। दैट मीन्स डिसॉल्व होने के बाद भी ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, पूरी तरह से नहीं, हालांकि क्लोराइड आयन सेपरेट हो गया, लेकिन काफी हद तक ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। और दूसरी बात, ये उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेकअप नहीं होते हैं जिनसे मिलकर ये बने थे। तो याद रखिएगा इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आ गया, कुछ डिफरेंस आ गया। ये जो प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने डिस्कस की ये सेम वो प्रॉपर्टीज़ थी जो NaCl में थी। NaCl वाटर सोल्यूबल, दैट मीन्स सिंपल आयोनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल, ये भी वाटर सोल्यूबल, उसने भी वाटर में डिसॉल्व होकर आयोनाइज हुआ, ये भी वाटर में डिसॉल्व होकर आयोनाइज हुए। NaCl भी उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेकअप हो गया जिनसे मिलकर बने थे, ये भी उन कॉन्स्टिट्यूट में ब्रेकअप हो गया जिनसे मिलकर बने। वो भी उन आयंस का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है जिनसे मिलकर बना था, ये भी उन्हीं आयंस का टेस्ट दे रहा है जिनसे मिलकर बना था। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, मीन्स सिंपल आयोनिक कंपाउंड के साथ। तो चाहे ये दिखने में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज सिंपल आयोनिक कंपाउंड जैसी हैं, इसलिए इसको माना जाएगा सिंपल आयोनिक कंपाउंड। लेकिन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इन सभी का होता है। तो आपको पता है पोटेशियम सल्फेट भी एक सॉल्ट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक सॉल्ट होता है। तो दो डिफरेंट सॉल्ट जो स्टेबल होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक नए सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह का जो सॉल्ट हुआ उसको नाम दे दिया गया डबल सॉल्ट। तो एलम किस कैटेगरी का सॉल्ट हो गया? डबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो डबल सॉल्ट हम उन एडिशन कंपाउंड्स को कहेंगे, डबल सॉल्ट हम उन एडिशन कंपाउंड्स को कहेंगे जिनमें क्या लिखा हमने? स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, एंड ब्रेकअप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डिसॉल्व्ड स्टेट। वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिसॉल्व होने के बाद टूट जाते हैं। तो जो एडिशन कंपाउंड इस तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको कहा जाता है डबल सॉल्ट। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एडिशन कंपाउंड्स हैं, लेकिन किस तरह के एडिशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहला रहे हैं अभी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सॉलिड स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं और डिसॉल्व होने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी हद तक मेंटेन रखते हैं, और उन आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, उन आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते जो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं। देखिए, अकेला निकल क्लोराइड अगर हमारे पास मौजूद है और उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन निकल +2 का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा और क्लोराइड का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन ये कंपाउंड जब दोनों मिलकर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो डिसॉल्व करने के बाद जो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा वो एक्वस सॉल्यूशन निकल +2 का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो दरअसल ये जो पार्ट होता है ब्रैकेट वाला, ये नॉन आयोनाइजेबल, ये खुद एक इंडिविजुअल एक आयन है, ये खुद इतना बड़ा एक आयन है, तो इस आयन का फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होता, तो इस पूरे पार्ट को नॉन आयोनाइजेबल पार्ट कहा जाता है। ये सॉल्यूशन जो होगा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होगा वो हमें क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा, लेकिन अमोनिया और निकल का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा।
तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, दैट मीन्स ये कंपाउंड रिटेन करते हैं अपनी आइडेंटिटी को कहां पर, इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज डिसॉल्व स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी इनके पास ये ब्रैकेट है और डिसॉल्व स्टेट में भी ये ब्रैकेट है। दैट मीन्स इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया हुआ है और जो इस तरह की आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं उन्हीं कंपाउंड्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस जो मैंने बताया डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच का ये समझ में आ गया होगा। आप इस पूरी चीज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में इस चैप्टर को यहीं से आगे बढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच में क्या फ़र्क है। अब हमें स्पेसिफिकली ये पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आखिर होते क्या हैं। तो देखिए इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा, लेकिन ये तो सिर्फ दिखाई दे रहा है हमें कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। रियलिटी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बनती है और हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लैंग्वेज के थ्रू अगर हम डेफिनेशन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है, कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां हम पुकार रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन अटैच्ड होता है। किसके साथ अटैच होता है, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ विद सुटेबल नंबर। सुटेबल नंबर के साथ कुछ एनायंस उसके साथ अटैच होते हैं या कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उन कंपाउंड्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए कंपाउंड्स इन विच a central metal atom or ion attached with suitable number of anion or neutral molecules through coordination bond is known as coordination compound। अब जरा बड़े ध्यान से इसको सुनिए, यहां हमने लिखा सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब सेंट्रल मेटल को एटम कब कहेंगे, आयन कब कहेंगे, वो फर्क मैं भी आपको आगे चलकर सिखा दूंगा। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सेंट्रल मेटल जरूर मिलेगा, सेंट्रल मेटल। और ये पक्का है कि ये सेंट्रल मेटल कौन होगा, कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट आयरन है, यहाँ पर निकल है, यहाँ पर निकल है। आगे और एग्जाम्पल आएंगे आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट जरूर नजर आएंगे। डी ब्लॉक वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं क्यों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसका जवाब हम डी ब्लॉक में दे चुके हैं। अगर आपको आंसर जानना है तो डी ब्लॉक वाला जो मेरा वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये कि सेंट्रल मेटल जो भी होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा और उसके साथ अटैच होंगे या तो कोई एनायंस या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो देखिए जैसे यहां पर अटैच है NH3 जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहां पर अटैच है एनायन CN माइनस होता है दरअसल। तो ये सेंट्रल मेटल के साथ जो स्पीशीज अटैच होती हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन हुआ करती थी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उन स्पीशीज के बीच में बनता है, एक स्पीशीज लोन पेयर डोनेट करती है, दूसरी स्पीशीज लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है। तो लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज के पास उस लोन पेयर को रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो यहां पर एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर उसको डोनेट करते हैं और मेटल जो होता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए उस स्पीशीज और मेटल के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वही कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। अब यहाँ एक बड़ी टेक्निकल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हम जिक्र कर रहे हैं ना एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो है जो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्पीशीज होती हैं एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, इनको पुकारा जाता है लिगेंड। याद रखिएगा इनको पुकारा जाता है लिगेंड। दैट मीन्स लिगेंड कौन होंगे, लिगेंड कौन होंगे, यहां हमने साफ लिख दिया लिगेंड किसको कह रहे हैं हम, स्पीशीज विच गिव्स लोन पेयर। हर वो स्पीशीज लिगेंड है जो लोन पेयर देती है, किसको, सेंट्रल मेटल को देती है और सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेती है। तो हर वो स्पीशीज जो सेंट्रल मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेती है, उस स्पीशीज को कहा जाता है लिगेंड। यहां मैंने कुछ लिगेंड्स की एग्जांपल लिख दिए जैसे साइनाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड,
थायोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइटो एक्सेट्रा। अब ये नेगेटिवली चार्ज आयन भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल स्पीशीज भी। तो आपको मालूम है ना, इन सब के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये अपना अपना लोन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देंगे और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये स्पीशीज कहलाती हैं लिगेंड। और लिगेंड में वो एटम, लिगेंड का वो पर्टिकुलर एटम जो लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे NH3 एक लिगेंड है, लेकिन इसमें डोनेट करने वाला एटम सिर्फ नाइट्रोजन है, तो उसको डोनर एटम कहा जाता है या कोऑर्डिनेटिंग एटम कहा जाता है। या तो उसको डोनर एटम कहते हैं जो लोन पेयर डोनेट करता है, या उसको कोऑर्डिनेटिंग एटम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि लिगेंड किसको कहा जाता है। तो यहाँ लिखा हमने स्पीशीज विच गिव्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड मेक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद मेटल। ठीक है, तो ये लिगेंड की डेफिनेशन आपके पास पहुंच जाती है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो इस स्ट्रक्चर को ही कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो दरअसल इस स्ट्रक्चर को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर छोटे छोटे पार्ट का मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूं। तो जब हम हर इंडिविजुअल पार्ट को आप पहचान लेंगे और उन सब पार्ट्स को जोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, तो जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा, दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा, उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें इस पार्ट को ये पुकारते हैं, इसको ये पुकारते हैं, इसको ये पुकारते हैं। तो देखिए कि एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां हमने लिखा है। डेफिनेशन से साफ जाहिर हो गया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के साथ कोई एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैच होगा, जिसको हम लिगेंड कह रहे हैं दरअसल। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने ले लिया। तो याद कीजिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक वो हिस्सा है जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, एक वो हिस्सा है जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब आज से इसको ब्रैकेट कहना हम बंद कर देते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में ये जो हिस्सा है जिसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, इस हिस्से को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस हिस्से को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। एंटिटी भी बोलते हैं, एंटाइटी भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। मैं इस पूरे चैप्टर में हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही पुकारूंगा। तो याद रखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? वो हिस्सा जिसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद कीजिए, ये हिस्से को हमने नाम दे दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर इसको हम देखते हैं बड़ी बारीक नजर से, तो क्या नजर आ रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर उस पार्ट का नाम है जिस पार्ट में हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, बाकी कुछ नहीं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन होगा? यहां हमने लिख दिया कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स, उसको नाम दे दिया हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। देखिए यहां पर या यहां पर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, और इसी का दूसरा नाम होता है काउंटर आयन। इसको आयोनाइजेशन स्फीयर, ब्रैकेट वाले को कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और आयोनाइजेशन स्फीयर जो होता है वो आयोनाइजेबल पार्ट होता है, और वहां जो आयंस प्रेजेंट हैं वो काउंटर आयन कहलाते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी स्पीशीज है, बेसिकली वो मेटल और लिगेंड है, तो वो जो स्पीशीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद होती है, स्पीशीज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नॉन आयोनाइजेबल। तो ये जो पार्ट होता है ये आयोनाइजेबल पार्ट नहीं होता है। तो आयोनाइजेशन स्फीयर का आयोनाइजेशन होगा, जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कभी भी आयोनाइजेशन नहीं होगा। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम पहुंचते हैं डेफिनेशन में, जो हमने जिक्र किया था सेंट्रल मेटल, एटम और आयन। तो मैंने आपको कहा था कि उस सेंट्रल मेटल को कब एटम पुकारना है, कब आयन पुकारना है, तो वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह के कंपाउंड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर सेंट्रल मेटल है निकल, और दूसरा एग्जाम्पल जानबूझकर मैंने इसी तरह का लिया है कि वहाँ पर भी सेंट्रल मेटल है निकल। एक ही सेंट्रल मेटल के साथ दो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिए हुए हैं। अब इस निकल को हम कब तो सेंट्रल एटम कहेंगे और कब हम इसको सेंट्रल आयन कहेंगे, वो फर्क मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसके लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है।
कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। 11th क्लास में आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा होगा रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। थोड़ा सा मैं यहाँ रिकॉल करता हूँ। जिस एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है हम उसको x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। निकल का हो गया x प्लस 6 इंटू 0, 6 तो ये इसका नंबर हो गया। NH3 मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, तो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू, यहाँ जो चार्ज होता है वो इक्वल टू में लिखा होता है। अगर यहाँ कोई चार्ज ना होता है तो इक्वल टू में हम 0 लिख देते। तो इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो वो निकल कर आई +2। तो ये +2 किसके लिए आया? निकल के लिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल आई +2। तो अब हम निकल को यहाँ किस फॉर्म में लिखेंगे? Na+2। तो अगर निकल पर कोई चार्ज आता है तो फिर अब वो एटम नहीं रहा, वो आयन बन गया। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और वो ऑक्सीडेशन नंबर हमें +2 +3 +4 कुछ भी मिलता है, तब हम उसको पुकारेंगे सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। और फिर देखिए अगर हम यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर फिर से निकालते हैं, इसको x कंसीडर किया, कार्बोनाइल न्यूट्रल होता है तो 4 इंटू 0, पूरे मॉलिक्यूल का 0, तो x की वैल्यू भी आ गई 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कर आया 0। तो फिर निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। विदाउट चार्ज वाली स्पीशीज को आयन नहीं कहते, वो एटम होती है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में निकल सेंट्रल मेटल एटम होगा और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में निकल सेंट्रल मेटल आयन होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होते हैं लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होते हैं लिगेंड। अब लिगेंड या तो कोई नेगेटिव स्पीशीज है या तो कोई न्यूट्रल एटम है। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं, उसका जिक्र हमारे सिलेबस में नहीं है। लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, हालांकि उनका नंबर बहुत कम है, हमारे सिलेबस में एक भी नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आप लोगों के लिए 2 ही तरह के लिगेंड होते हैं, तो यहाँ हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पर हमने लिगेंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। हालांकि मैं कह चुका हूं कि पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस से अभी फिलहाल के लिए बाहर है, इसलिए हम उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो बट नेचुरल है, जिस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, और जो न्यूट्रल स्पीशीज हैं, जो न्यूट्रल स्पीशीज हैं वो न्यूट्रल लिगेंड कहलाएंगी। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम नेमिंग सीखेंगे अगली क्लास में, तो वहाँ पर इनको पुकारने के कोई स्पेसिफिक तरीके होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मेंशन किया हुआ, ये जो ओ लिखा बेसिकली ये सफिक्स होता है। जितने भी दुनिया में नेगेटिव लिगेंड होते हैं उन सब का सफिक्स होता है ओ। जैसे आपको पता है जनरली हम इसको साइनाइड कहते हैं, लेकिन जब ये एक्ट एज ए लिगेंड होगा तब हम इसको साइनाइड नहीं कहकर साइनाइडो कहेंगे, इसको हाइड्रोक्सो कहेंगे, इसको क्लोराइडो कहेंगे, इसको नाइट्रो कहेंगे। मतलब नेगेटिव लिगेंड के नेम के पीछे हमें ओ लगाना है। और अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड हमें दिया जाता है तो उसका कोई सफिक्स नहीं, जो एज सच उसका नाम है वही हम पुकारेंगे, एज सच वही नाम पुकारेंगे। पिरिडीन को पिरिडीन कहेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहेंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन को इथेन 1,2 डाइअमाइन कहेंगे, जो भी नाम है वही, ठीक है। अब बुक में आपके बहुत सारी लिस्ट होगी, यहाँ टाइम की कमी इसलिए सारे लिगेंड्स के नेम अभी फिलहाल मैं यहाँ नहीं पुकार सकता। आप उस लिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना हम नेमिंग पर नहीं पहुँच पाएंगे। याद क्या रखना, नेगेटिव लिगेंड का सफिक्स होगा ओ, न्यूट्रल लिगेंड का कोई सफिक्स नहीं, एज सच पुकार आ जाएगा, सिवाय कुछ नामों के। कुछ नामों में से 2 यहां दिए हुए हैं जो मोस्टली हमें यूज करने होते हैं। H2O को हम वाटर कहते हैं, NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, और एक और आता है यहाँ पर CO, जिसको आप कार्बोनाइल ग्रुप कहते हो दरअसल, या कार्बन मोनोऑक्साइड पुकारते हो। तो याद रखना ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। अगर H2O मींस वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम करता है तब हम उसको वाटर मॉलिक्यूल नहीं कहते, तब हम उसको एक्वा पुकारते हैं। याद रखिएगा, H2O को पुकारा जाता है एक्वा। NH3 को अमोनिया नहीं पुकारते, NH3 को पुकारा जाता है अमाइन, और CO को पुकारा जाता है कार्बोनाइल।
ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। H2O लिगेंड की तरह आएगा, एक्वा पुकारेंगे। NH3 लिगेंड की तरह आएगा, अमाइन पुकारेंगे। CO लिगेंड की तरह आएगा, कार्बोनाइल पुकारेंगे। NO लिगेंड की तरह आएगा, नाइट्रोसाइल पुकारेंगे। बाकी जो भी लिगेंड है जो उनका नेम होगा SH पुकारा जाएगा। जैसे पिरिडीन को पिरिडीन कहते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन को इथेन 1,2 डायमाइन कहते हैं। एक बात आपको मैं बताता चलूं, जहां भी ये लिगेंड यूज होगा पूरे चैप्टर में इतना बड़ा स्ट्रक्चर कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है EN, बस इस तरह से। अगर कहीं EN लिखा मिला दैट मीन्स वो इथेन 1,2 डायमाइन है। और इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं कि एक लिगेंड हमारे पास होता है COO-, ऑक्जेलेटो। नेगेटिव लिगेंड के पीछे O लगाना है तो ऑक्जेलेटो। इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिख दिया जाता है C2O4-2, ऑक्जेलेटो। लेकिन जब भी हम देखेंगे ये ना ऐसा मिलेगा हमें ना ऐसा मिलेगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बस OX लिखा मिलेगा। तो जहां भी OX लिखा मिले समझ जाइएगा कि ऑक्जेलेटो की बात हो रही है। और उस पर चार्ज कितना होता है ना, -2। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, कुछ लिगेंड्स मैंने यहाँ बता दिए हैं, टाइम की कमी की वजह से सारे नहीं बता सकता। आप अपनी NCERT बुक में जो लिस्ट दी हुई है ना लिगेंड्स की, वो ज़रूर याद कीजिएगा। लिगेंड्स के नेम और उन पर जो चार्ज है नेगेटिव, किसी पर -1 किसी पर -2, वो चार्ज आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अदरवाइज हम IUPAC नेमिंग में अटक जाएंगे। तो आप ज़रूर उन लिगेंड्स को उनके नेम के साथ उनके चार्ज के साथ याद कर लीजिएगा। अब यहाँ मैं एक और लिगेंड का क्लासिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ जो हमने लिगेंड को क्लासीफाई किया वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब जो हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, किसी भी लिगेंड में कितने डोनर एटम है उसके बेसिस पे लिगेंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। यूनि मतलब 1, जाहिर सी बात है जिस लिगेंड के पास सिंगल डोनर एटम होता है उसको यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं वो बाइडेंटेड लिगेंड कहलाता है। और जिसके पास मोर देन 2 डोनर एटम होते हैं वो पॉलीडेंटेड की कैटेगरी में आता है। स्पेसिफिकली 3 वाले को ट्राइडेंटेड, 4 वाले को टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, इस तरह से पुकार लिया जाता है। लेकिन एक जनरल कैटेगरी बनती है मोर देन 2 डोनर एटम वालों की, उसको कहा जाता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताता चलूं, यूनिडेंटेड लिगेंड हम किसको पुकारेंगे? उन लिगेंड्स को यूनिडेंटेड लिगेंड पुकारेंगे जिनके पास एक डोनर एटम है, जैसे कि अमोनिया, जिसको अमाइन पुकारा हमने। बाइडेंटेड लिगेंड, यहाँ 2 डोनर एटम नजर आ गए आपको। देखिए ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पर 2 डोनर एटम नजर आ गए आपको, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ऑक्जेलेटो भी बाइडेंटेड लिगेंड है। और पॉलीडेंटेड लिगेंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक बड़ा खतरनाक सा स्ट्रक्चर मैंने लिखा, यही था इथेन 1,2 डायमाइन। ये CH2 लिखा, ये N और N लिखा, इससे भी दोनों हाइड्रोजन हटाए, इससे भी दोनों हाइड्रोजन हटाए और इन हाइड्रोजन को हटाकर हमने एसीटेट ग्रुप यहाँ अटैच कर दिया, एसीटेट ग्रुप यहाँ अटैच कर दिया। तो अब इस कंपाउंड का नेम बन गया इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। लेकिन चूंकि नेगेटिव लिगेंड है तब अगर लिगेंड की तरह ये यूज होगा तो इसको पुकारेंगे इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। अब देखिए यहाँ पर कितने डोनर एटम है, तो जिसको मैंने यहाँ पर एरो बना दिया दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, और जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है उतने डोनर एटम है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो EDTA जो है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। याद रखिएगा EDTA जो है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। अब यहाँ एक बात और बताता चलूं, अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। सपोज कीजिए मैं बात करता हूं वाटर मॉलिक्यूल की, आपको पता है ना ऑक्सीजन के पास 2 डोनर एटम होते हैं। मैं बात करता हूं क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन की, तो आपको पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। क्लोराइड आयन मीन्स नेगेटिव चार्ज, 7 + 1 हो गए 8, तो इसके पास 4 लोन पेयर होते हैं, इसके पास 4 लोन पेयर होते हैं, 1 2 3 4। लेकिन याद कीजिए, दिखने में नो डाउट 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 4 लोन पेयर है, लेकिन ये भी यूनिडेंटेड है और ये भी यूनिडेंटेड।
हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं किया है, हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। तो ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर 2 हैं, लेकिन देने वाला इकलौता एटम है ऑक्सीजन, इसलिए इसकी डेंसिटी होगी 1 और ये यूनिडेंटेड कहलाएगा। यहाँ पर अकेला क्लोरीन 4 लोन पेयर को अपने पास रखे हुए है, तो देने वाला एक ही है, इसलिए याद रखिएगा ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं देखने, नंबर ऑफ डोनर एटम देखने। किसी भी लिगेंड के पास जितने डोनर एटम होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड कहलाएगा। इस टॉपिक को आप बड़े अच्छे से समझ लिए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसी टॉपिक को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर्स में कई बार सीबीएसई ने इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा है, कीलेटिंग लिगेंड। तो कीलेटिंग लिगेंड क्या होता है और कीलेट क्या होता है, इसको हम समझते हैं ज़रा एक एग्जाम्पल से। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली कीलेट जो है, कीलेट एक ग्रीक लैंग्वेज की टर्म है। कीलेट का मतलब होता है पिंजरा, केज, केज यानी पिंजरा। आपको पता है किसी क्लोज्ड स्ट्रक्चर को ही हम केज या पिंजरा कह सकते हैं, कोई ओपन स्ट्रक्चर केज नहीं हो सकता। तो कीलेट के लिए एक शर्त होती है कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कभी कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर, तो वो जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है वही कहलाता है कीलेट। और उस स्ट्रक्चर को बनाने में जो लिगेंड यूज होता है वो कीलेटिंग लिगेंड होता है दरअसल। तो बात समझिएगा ज़रा, कीलेट सिर्फ वो लिगेंड बना सकते हैं, कीलेट सिर्फ वो लिगेंड बना सकते हैं जो बाइडेंटेड हो या पॉलीडेंटेड हो। कम से कम बाइडेंटेड होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी कीलेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो अगर कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड 2 या मोर देन 2 अटैकिंग साइट के साथ, 2 या मोर देन 2 कोऑर्डिनेट साइट के साथ एक ही मेटल के साथ अटैच हो जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो जो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनता है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है कीलेट। और उसको बनाने में जो लिगेंड यूज होता है वो कहलाता है कीलेटिंग लिगेंड। उसके बनने के फॉर्मेशन को कहते हैं कीलेटिनाइजेशन। तो देखिए ज़रा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। यहाँ हमने एक बाइडेंटेड लिगेंड लिखा, इथेन 1,2 डायमाइन। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड लिया, इथेन 1,2 डायमाइन। तो अगर कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड लिखा है हमने, वह बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच्ड विथ अ सेंट्रल मेटल बाय मोर देन 1 डोनर साइड, देन ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड कीलेट एंड लिगेंड इज नोन एज कीलेटिंग लिगेंड। बड़ी आसान सी बात है। when a bidentate और polydentate ligand attached with a central metal। तो देखिए यहाँ पर एक bidentate ligand लिया, वो bidentate ligand central metal के साथ अटैच हुआ। किस तरह से अटैच हुआ? by more than 1 donor site। तो देखिए एक डोनर साइट ये रही, एक डोनर साइट ये रही, तो more than 1 डोनर साइट के साथ वो एक मेटल के साथ अटैच हुआ। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हुआ? a ring like structure is formed। तो देखिए ये एक रिंग लाइक एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कीलेट, या ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो रिंग बनी, इसको कीलेटिंग रिंग भी कहा जाता है। तो ये कीलेट बन गया और इस कीलेट को बनाने में जो लिगेंड यूज हुआ ये कहलाता है कीलेटिंग लिगेंड, और इसके बनने के प्रोसेस को कहा जाता है कीलेटिनाइजेशन। और एक यहाँ पर हमने लिखी है कुछ काम की बात, K3B का मतलब है कुछ काम की बात। तो वो काम की बात सिर्फ इतनी है, उसके पीछे बड़े गहरे गहरे कॉन्सेप्ट हैं, उन पर अभी नहीं ले जाना। सिंपली याद रखिएगा कि कीलेटिंग लिगेंड के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है उस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में जो मोनोडेंटेड लिगेंड के थ्रू बनता है। तो कीलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन द मोनोडेंटेड लिगेंड। देखिए ना, मोनोडेंटेड में एक ही डोनर एटम होगा,
एक ही डोनर साइट होगी तो वहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे कम, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे ज़्यादा। ऑब्वियसली ज़्यादा बॉन्ड होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसलिए कीलेट वाले कंपाउंड, मोनोडेंटेड वाले जो लिगेंड्स होते हैं, उनसे जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और भी इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, पर वो अभी हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करने हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और यहाँ आपको बतानी है, एम्बीडेंट लिगेंड। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, एम्फीबियंस, फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, डुअल नेचर दिखाता है, पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है। तो एम्बीडेंट लिगेंड में क्या होता है बेसिकली कि कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास मोर देन वन डोनर साइट होती है, मोर देन वन डोनर साइट होती है, लेकिन एक वक्त में वो एक ही डोनर साइट के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक वक्त में एक ही डोनर साइट के थ्रू मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो उनको कहा जाता है एम्बीडेंट लिगेंड। जैसे देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा डोनर एटम है, दो डोनर साइट हैं, लेकिन दोनों के थ्रू बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे नाइट्रो ग्रुप हमने लिया तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। तो इसमें डोनर साइट 2 हैं, लेकिन एक वक्त में या तो सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, या तो सिर्फ ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं वो कहलाते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। तो देखिए डेफिनेशन हमने लिखी है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। ये बड़ी अच्छी बात है कि एम्बीडेंट जो होगा ना, वो सिर्फ किसकी तरह एक्ट करेगा, वो यूनिडेंट की तरह एक्ट करेगा। तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर एटम। तो देखिए मोर देन वन डोनर एटम है थ्रू विच दे कैन कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रो, और अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू मेटल से जुड़ता है तो ये कहलाता है नाइट्राइटो। इसी तरह से साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो साइनो एंड आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो, तो ये सब के सब जो लिगेंड्स हैं ये कहलाते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बड़ी बात यहाँ समझने जा रहे हैं, एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एम्बीडेंट लिगेंड उन लिगेंड्स को कहा जाता है जिन लिगेंड्स में एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, जिन लिगेंड्स में एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन वो पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड की तरह काम नहीं करते, वो यूनिडेंटेड की ही तरह काम करते हैं। मतलब क्या हुआ, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे, लेकिन वो किसी एक डोनर एटम के थ्रू मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं वो कहलाते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। तो देखिए यहाँ हमने डेफिनेशन लिखी है कि यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर एटम थ्रू विच दे कैन कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल। तो देखिए जैसे यहाँ हमने लिया नाइट्रो, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रो में नाइट्रोजन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर मौजूद है। दैट मीन्स यहाँ पर दो दो डोनर एटम मौजूद हैं, लेकिन नाइट्रो हम इसको तब पुकारेंगे जब सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और अगर यही कंपाउंड NO2 ऑक्सीजन के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तब हम इसको नाइट्राइटो पुकारते हैं। इसी तरह से साइनाइड में कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन अगर ये कार्बन के थ्रू मेटल से जुड़ता है तो इसको साइनो कहेंगे, नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से जुड़ता है तो इसको आइसोसाइनो कहेंगे। इसी तरह से ये देखिए आप HCN को पुकारते हैं थायोसाइनेटो और NCS को पुकारते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो ये सब के सब एग्जाम्पल हो गए एम्बीडेंट लिगेंड के। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ, कई बार नाइट्राइटो जो मैंने टर्म यूज़ की है ये दोनों जगह यूज़ कर ली जाती है, लेकिन कब हम उसको ये मानेंगे और कब हम उसको ये मानेंगे, तो उस नाम से पहले जो डोनर एटम होता है उसको मेंशन कर दिया जाता है। अगर नाइट्राइटो से पहले N लिख दिया जाता है तो समझ जाइएगा कि बॉन्ड नाइट्रोजन के थ्रू बन रहा है, दैट मीन्स वो नाइट्रो होगा। और अगर नाइट्राइटो से पहले O लिख दिया जाता है तो समझ जाइएगा डोनर एटम ऑक्सीजन है। ये भी एक सिस्टम है जो बुक में कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा आसान ये है कि अगर नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ रहा है तो आप उसको नाइट्रो पुकार लें, और ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है तो आप उसको नाइट्राइटो पुकार लें। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस चैप्टर को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ से हर बार हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर बनता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो बेसिकली बड़ी ही आसान सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो हिस्सा जिसको हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिर्फ दो स्पीशीज़ होती हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल, दूसरा होता है लिगेंड, बाकी कुछ नहीं। एक होता है सेंट्रल मेटल, दूसरा होता है लिगेंड। अब ऑब्वियसली लिगेंड और मेटल के बीच हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लिगेंड और मेटल के बीच हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है, मेटल उस लोन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेता है, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। तो याद रखिए, लिगेंड जितने टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लिगेंड्स जितने भी लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद हैं, जितने भी लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद हैं, वो लिगेंड्स जितने टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बनाएंगे, उन टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड और मेटल दो स्पीशीज होती हैं, तो वो लिगेंड मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। इसको अलग अलग ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट साइट ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट साइट का मतलब क्या हुआ, जितने उसके पास डोनर एटम हैं उतनी कोऑर्डिनेट साइट होंगी, और जितनी कोऑर्डिनेट साइट्स होंगी उतने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट साइट कह लीजिए या टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह लीजिए बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये शर्त है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं हो रही है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड्स जितने टोटल बॉन्ड्स बनाता है, जितने टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उनके नंबर को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल लिए हैं। इन 5 एग्जाम्पल्स में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। और याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल, विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल। अब वो सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आयरन का, अब अंडरस्टूड है साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, 6 साइनाइड हैं तो माइनस का 6 हो गया। जब उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, उधर ऑलरेडी -4 मौजूद है, +6 में से -4 जाएगा, +2 बचेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा आयरन का वो +2, मैंने हवा में निकाल दिया, आप परेशान ना हो। हम इसको x मान लेते हैं, ये +6 इंटू -1, एक साइनाइड पर एक -6 पर -6 इज इक्वल टू -4। तो देखिए ये हो गया -6, उधर गया तो प्लस का 6, प्लस के 6 में से -4 गया तो आंसर आ गया +2। इसलिए मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन +2। अब सवाल पैदा हुआ कितना, तो आपको पता है ना, साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है, साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है, और न सिर्फ मोनोडेंटेड है बल्कि एम्बीडेंट भी है। और एम्बीडेंट में क्या होता है, एक ही डोनर साइट के थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो एक साइनाइड एक बॉन्ड बनाता है, 6 साइनाइड 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो स्फीयर के अंदर बनेंगे वो होंगे 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन +2 वो हो जाएगा 6। ठीक है। इसी तरह से अगर इस कंपाउंड में हम निकल का देखते हैं तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा निकल +2 का 6। मोस्टली ऐसा होता है कि जो नंबर हमें यहाँ नज़र आता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन ऑलवेज ऐसा हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। देखिए बड़ी ही अजीब सा एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको यहाँ 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, यहाँ पर भी आंसर आएगा 6। इसी तरह यहाँ पर एक ही लिगेंड आपको नज़र आ रहा है तो दिखने में ये 1 नज़र आता, लेकिन यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। हाँ, यहाँ 2 साइनाइड्स है तो बट नेचुरल है कि यहाँ पर 2 होगा, लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों हुआ और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों हुआ। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन, और मैंने ऑक्सलेट आयन को आपको कहाँ सिखाया, देखिए ना, COO-, COO-।
तो इसमें देखिए कोऑर्डिनेट साइट्स कितनी हो गई 2, तो एक ऑक्जेलेट आयन में 2 कोऑर्डिनेट साइट होती हैं, तो 3 ऑक्जेलेट आयन में 6 कोऑर्डिनेट साइट होंगी, और टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट साइट्स को ही क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसलिए यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। और EDTA अभी मैंने बताया था कि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच होते हैं मेटल के साथ स्फीयर के अंदर, उनके नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, तो इनका तो जो एक्चुअल नंबर है वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। लेकिन हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो हम ये कह सकते हैं कि एक हेक्साडेंटेड लिगेंड 6 मोनोडेंटेड के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। या अभी कुछ देर पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था, तो वहाँ आप देखिएगा कि कोऑर्डिनेट साइट्स वहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट की हुई थी एरो लगाकर, तो वो टोटल 6 साइट बनती थी, इसलिए यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो अक्सर ये दोनों एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आ जाया करते हैं। तो अगर ये दोनों एग्जाम्पल अब आपसे एग्ज़ाम में मुलाकात करते हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा और इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही लिखिएगा। अब जितनी भी छोटी छोटी सी बातें थी कोऑर्डिनेशन के रेफरेंस में वो मैंने आपको समझा दी हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ओवरऑल अगर सिंथेसिस करें, एक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर लिख लिया, हमने इंडिविजुअल पार्ट को अलग अलग करके पढ़ा। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अगर हमारे पास मौजूद हो, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर कोई हमारे पास मौजूद हो, तो उसमें ये जो हम ब्रैकेट बनाते हैं जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और स्फीयर के बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल होता है वो सेंट्रल मेटल होता है, और उसके साथ जो न्यूट्रल स्पीशीज या नेगेटिव आयन अटैच होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं। और जितने मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड या कह लें हम जितने कोऑर्डिनेट साइट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस तरह से आप पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और बताता चलूँ, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कैटेगरी का लिगेंड पाया जाता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर 6 हैं, लेकिन टाइप ऑफ लिगेंड है सिंगल, अकेला अमाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लिगेंड को। तो जिन कंपाउंड्स में सिर्फ सिंगल टाइप या एक ही तरह का लिगेंड होता है उस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जिनमें एक ही तरह का लिगेंड होता है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 कैटेगरी के लिगेंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, याद रखिए यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि 4 और 2 टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट साइट को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट साइट यहाँ पर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिगेंड हो गए 2, और जो भी कॉम्प्लेक्स इस तरह का हो जिसमें एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो उस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और 100% वहाँ से क्वेश्चन आना है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना आज मैंने पढ़ाया इसको आज ही रिवाइज कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ आगे बढ़ाएंगे और अगली ही क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन लास्ट 5 या 10 ईयर्स में इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आए होंगे उन सब को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।